हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 22 Feb 2023 के करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास खास। स्टार्टिंग करेंगे हम विश्व स्काउट दिवस से, जो हर साल 22 फरवरी को स्काउटिंग के जो संस्थापक थे रॉबर्ट बैडन पावेल और उनकी वाइफ ओलेवे बैडन पावेल, इन दोनों की जयंती पर दुनिया भर में जो स्काउटिंग यूनियंस है उनके द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करें तो 1908 में बॉय स्काउट्स के संस्थापक रहे हैं ये, यानी कौन, रॉबर्ट बैडन पावेल। और लड़कियों के लिए जो गर्ल्स गाइड है 1910 में, उसकी नींव उनकी वाइफ प्रथम बैरन बैडल पावेल के द्वारा डाला गया था। ठीक है, तो इनकी ही स्मृति में इनकी जयंती के दिन विश्व स्काउट दिवस सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 22 फरवरी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काउट और गाइड का जो उद्देश्य है उसके बारे में। तो देखो, जो स्काउट का उद्देश्य है वो मेनली है कि किस तरीके से लोगों को जो अभी का टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो सर्वाइवल है उसके लिए सामाजिक रूप से व्यक्ति को तैयार किया जाए, फिजिकली तैयार किया जाए, मेंटली तैयार किया जाए, उसके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो, और उसके ऑल ओवर जो पर्सनैलिटी है और साथ में उसकी फिटनेस है उसका विकास हो सके। स्पेशली युवाओं के बारे में बात करी गई है इसमें कि युवाओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और उनको अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया जाए। विश्व चिंतन दिवस 2023 भी मनाया जाएगा 22 फरवरी को, और हर साल 22 फरवरी को ही विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन में क्या होता है कि दुनिया भर में सभी गर्ल्स स्काउट, गर्ल्स गाइड और गर्ल्स समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये विश्व चिंतन दिवस है, जिसमें इस बार की जो थीम है वो क्या ली गई है, तो हमारी दुनिया, हमारा सामान्य भविष्य, पर्यावरण, लैंगिक समानता। यानी इस विषय के साथ में 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा 2023 का। स्पेशली 1926 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप एटिथ मैसी, वर्तमान में एटिथ मैसी सम्मेलन केंद्र के गर्ल्स स्काउट में आयोजित चौथे गर्ल्स स्काउट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों के एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और निर्णय लिया गया कि हर साल 22 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाएगा, जिसमें स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए बात की जाएगी, लैंगिक समानता की बात की जाएगी और उनके भविष्य को आगे बढ़ाने की बात करी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 फरवरी के बारे में। 20 फरवरी को क्या किया गया था, नीति आयोग के चौथे सीईओ के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई है। किसे, BVR सुब्रमण्यम को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। और परमेश्वरन अय्यर जो है वो कहाँ पर जा रहा है, तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हैं, और अब उनकी जगह कौन लेंगे, तो BVR सुब्रमण्यम के द्वारा ये जगह फिल की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, तो माउंट एवरेस्ट में बनाने की बात की जा रही है। और पहली बार मई 2022 में नेशनल ज्योग्राफिक और रेलेक्स के रिटर्न टू एवरेस्ट एक्सपेडिशन के तहत सबसे पहली बार यहाँ पर मौसम स्टेशन बनाया गया था, और अब दोबारा ऐसा कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, तो देखो, ये जो मौसम स्टेशन बनाया जाएगा, स्पेशली इसमें सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जो मौसम निगरानी प्रणाली है, उसके साथ साथ में हवा का तापमान, हवा की गति और दिशा, वायु दाब, बर्फ की सतह की जो ऊंचाई में परिवर्तन आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, छोटी और लंबी तरंग विकिरण जैसी विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो तकनीक से रिलेटेड यंत्र लगाए जाएंगे, जो मौसम संबंधी जानकारी वैज्ञानिकों को देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सरकार ने कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में मिशन कर्मयोगी की निगरानी के लिए समिति गठित की है। अब हम बात करेंगे कि मिशन कर्मयोगी योजना क्या है ना। तो देखो, सबसे पहले जो मिशन कर्मयोगी योजना है उसे 2 सितंबर 2020 में शुरू करा गया था हमारे
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे कर्मचारी हैं, स्पेशली जो सरकारी जो एम्प्लॉय हैं, उनकी कैपेसिटी को, उनकी एबिलिटी को किस तरीके इन्हेंस किया जाए, किस तरीके से उसका विकास किया जाए। तो इसके लिए जो है एक IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया गया और जिसके माध्यम से ऑनलाइन संपर्क के माध्यम से कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जोड़ा जाएगा। अब कैबिनेट ने इस प्रोग्राम के लिए, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कि सही तरीके से योजना काम करे, इसके लिए, इसकी देखरेख के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। ठीक है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPCSCB या मिशन कर्मयोगी के तहत हाल ही में कैबिनेट सचिवालय संपन्न समन्वय इकाई की स्थापना करने की बात कही गई है। अब हम बात करेंगे APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है और आपको बता दें कि ये मार्टिन फाउंडेशन, इसकी फंडिंग के द्वारा, ये जो सारी फंडिंग करी गई है, इसकी जो फंडिंग है वो मार्टिन फाउंडेशन ने करी है और लगभग 85% की फंडिंग इनके द्वारा करी गई है। और ये स्कूली बच्चों के द्वारा लगभग 100 से अधिक सरकारी स्कूलों के 2000 छात्र इस रॉकेट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे और उन्होंने मिलकर इस रॉकेट को बनाया है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन फाउंडेशन APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु के पोट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया है और लगभग 2000 छात्र इस रॉकेट प्रोजेक्ट के हिस्सा थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 फरवरी को जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने एक निर्णय दिया और बोला कि एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना नाम दिए जाने का आदेश दे दिया है। अच्छा, ये क्या है तो पूरा मामला देख लेते हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट आपस में जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर कमान के लिए लड़ रहे थे, तो इस पर निर्णय लेते हुए चुनाव आयोग ने 78 पन्नों का आदेश दिया है और शिवसेना का जो मौजूदा संविधान है उसको अलोकतांत्रिक करार दिया है और जो असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह रखने के लिए जो ये आपस में लड़ रहे थे, इसको दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया है कि एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना नाम जो है एकनाथ शिंदे का गुट है उसको शिवसेना नाम दिया जाएगा। और इसके लिए जो तीर कमान का चिन्ह है वो किसके पास जाएगा, तो एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है उनके पास जाएगा। चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है जब दो पार्टियां आपस में किसी पर्टिकुलर एक चुनाव चिन्ह के लिए आपस में लड़ रही हो, तो इसके लिए निर्णय ले सकता है, समन्वय की कोशिश कर सकता है और अदालत में भी जाने के लिए उनको बोल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गिनीज बुक में पैंगोंग झील पर मैराथन की जा रही है उसका रिकॉर्ड बनाया गया है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है गिनीज बुक में। यानी एक अपने तरीके का ये रिकॉर्ड है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये लद्दाख में जो पैंगोंग झील है वहां पर होने वाली है। पहली बार इस तरीके का कोई मैराथन किया जा रहा है और 20 फरवरी को होने वाली है, जो समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर होगा। और इसका विषय इस बार का क्या है, तो द लास्ट रन इसका विषय है और कुल मिला के 21 किलोमीटर की मैराथन जो है कराई जाएगी। लुकिंग गांव से शुरू होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और सिंगापुर के द्वारा संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र लॉन्च किया गया है। जैसा कि हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि जो डिजिटली भुगतान की जो प्रक्रिया है उसमें भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि भारत ने एक नया कदम उठाया है। 21 फरवरी को सिंगापुर और भारत दोनों के जो निवासी हैं और उनके लेन देन को सक्षम बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का निर्माण किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत की जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI है और सिंगापुर के जो पे नाउ है, उन इनके लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा करा गया है और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म काम करेंगे साथ में मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग ने रियल टाइम पेमेंट लिंकेज के वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लिया था, यानी वर्चुअल इन्होंने पार्टिसिपेशन करा था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे 20 फरवरी को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार की घोषणा करी गई है। और अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ मूवी जो चुनी गई है वो द कश्मीर फाइल्स उसको चुनी गई है। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए चुना गया है, और ब्रह्मास्त्र के लिए जो है रणवीर कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। वरुण धवन को उनकी जो मूवी थी भेड़िया उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड चुना गया है। और इसी तरीके से मोस्ट वर्साइल एक्टर के रूप में अनुपम खेर को चुना गया है द कश्मीर फाइल्स के लिए। टेलीविजन में रूपाली गांगुली स्टारर जो अनुपमा सीरियल है जो काफी देखा जा रहा है उसको सीरीज ऑफ द ईयर चुना गया, और ऋषभ शेट्टी को उनकी कन्नड़ फिल्म कंटारा के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। स्पेशली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बेस्ट मूवी एक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, वर्सटाइल एक्टर कौन है, और सीरियल कौन सा इस समय चल रहा है जिसको सीरीज ऑफ द ईयर दिया गया है। अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करें तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, और उन्हीं की याद में ये फिल्म जगत का सबसे ज्यादा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर ये सारी लिस्ट दी गई है जिसको आप आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट अभी कैबिनेट के द्वारा करी गई थी। 19 फरवरी को ऐसा कर दिया गया है, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा गोरखपुर और हरियाणा के गोरखपुर में। अच्छा, आपको बता दें कि जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं उनकी जो स्थिति अगर आप मैप में देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में है या फिर गुजरात वाले एरिया में है, उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में इनकी संख्या कम है, तो उत्तर भारत में भी इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को केंद्र ने मंजूरी दे दी थी, है ना, और उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और जिसमें सबसे पहला जो लगाया जाएगा वो हरियाणा के गोरखपुर में लगाया जाएगा। स्पेशली जो हरियाणा का फतेहाबाद जिला है वहां पर गोरखपुर गांव है जहां पर ऐसा किया जाएगा, और 700 मेगावाट की जो कैपेसिटी है उसकी 2 इकाइयों को यहाँ पर निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसा हम सबको पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जब स्थायी मिशन गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसकी मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा, जहां पर भारत का जो इतिहास है, उसका जो विकास गाथा है उसके बारे में ध्यान देते हुए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, कुछ प्रोग्राम तैयार करे गए हैं। और ये जो पूरा सम्मेलन होगा SDG से रिलेटेड, ये 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा की देखरेख में ऐसा किया जाएगा। और इसके लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहली बात करी जाएगी गांधीवादी ट्रस्टशिप, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स एंड एंड्योरिंग पेस, इसके बारे में बात किया जाएगा। फिर 9 मार्च को एक ऐसी दुनिया जिसे हम महिलाएं और लड़कियां चाहती हैं, प्रौद्योगिकी पर आधारित सामाजिक और आर्थिक उन्नति, इस विषय पर करा जाएगा गोलमेज सम्मेलन। फिर तीसरा विषय है कि 16 मार्च को जमीनी नेतृत्व और परिवर्तन, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करी जाएगी, सशक्तिकरण का मार्ग किस तरीके से डेवलप करा जाए इसके ऊपर सम्मेलन होगा। और उसके बाद लास्ट में जो सम्मेलन होगा 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी इस पूरे विषय पर बात करी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि 20 फरवरी को क्या हुआ है। तो भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने गलफूड दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर की उपस्थिति में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? इंडिया पवेलियन का। और आपको बता दें कि इंडिया पवेलियन गलफूड 2023 का सबसे बड़ा पवेलियन है। 306 कंपनियां एक मंच पर भाग लेंगी, और इसके प्रमुख SME और स्टार्टअप शामिल होंगे, यानी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो गल्फ फूड है वो सभी क्षेत्र जिनमें पेय पदार्थ, दालें, अनाज, खाद्य, मांस, पोल्ट्री, डेयरी, वसा और तेल आदि शामिल है, में प्रदर्शन कर रही है।
और इसके साथ ही जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे अमूल, एमडीएच है, पार्ले है, रसना है, बीकानेर वाला, बीकाजी, एवरेस्ट फूड्स, मार्कफेड, सफल और लाल किला शामिल है। यानी ये सारी जो कंपनियां हैं ये मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मीशो के साथ एक समझौता करा है। समझौता किस चीज पर करा है? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और जो मीशो ऐप है उसके तहत, मीशो कंपनी है ना जो ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं वो वाली मीशो कंपनी, तो उसके लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करा गया है। जिसके पीछे का रीजन ये है कि जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना चल रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। इसके तहत जो स्वयं सहायता समूह है उनके बनाए हुए उत्पादों को बेचना है ना, और स्पेशली जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके जो जो स्वयं सहायता समूह है वो जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे कि देश और दुनिया में उनका प्रोडक्ट आगे बढ़ सके, उसको बेचा जा सके। इसके लिए दोनों के बीच में टाई अप हुआ है और ऐसा कहा गया है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि 20 फरवरी को गुजरात के पूर्व राज्यपाल कौन थे? ओम प्रकाश कोहली। उनका निधन हो गया है, वो 87 वर्ष के थे। अच्छा, अगर हम इनकी राजनीति के बारे में बात करते हैं तो ओम प्रकाश कोहली 1991 में इन्होंने दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था पहली बार, और इसके बाद से 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल रहे हैं। और साथ में ही ये भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा का भी भार संभाला था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहते हैं। थैंक यू सो मच।